ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम मंत्रमूलं गुरोवाक्यम मोक्षमूलं गुरो कृपा वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये लाइव सेशन विश्व आयुर्वेदिक संगठन की ओर से आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसका जो विषय है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ चरक संहिता। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि कल ये सेशन होना था, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कल ये सेशन आप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज हम आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए उपस्थित हुए हैं और आयोजकों की तरफ से मुझे 35 मिनट का समय दिया गया है आज के विषय पर बोलने के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि समय की मर्यादा का पालन कर पाऊं और इस 30-35 मिनट के समय में जितना हो सकता है कुछ सारगर्भित बातें आप लोगों से कर पाऊं। और आप सभी का हमेशा सहयोग और स्नेह मिलता रहता है मुझे सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से भी, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और आज अपनी बात शुरू करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ चरक संहिता। सबसे पहले मैं आचार्य सारंगधर का एक सूत्र यहाँ पर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है पूर्व खंड के 5वें अध्याय में कि नहीं जंतु कश्चिद अमरः पृथिव्याम जायते क्वचित अतः मृत्यु अवार्य स्यात् किंतु रोगो निवार्यते। आचार्य कहते हैं सिंस नो लिविंग बीइंग इज इमोर्टल इन दिस यूनिवर्स सो डेथ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस कैन बी डन। तो संसार में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, इसलिए मृत्यु अनिवार्य है, अवार्य है। मृत्यु का कोई उपाय नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोगों से बचाव, रोगों का निवारण संभव है। आचार्य चरक लिखते हैं पहले अध्याय में कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उनका मूल आरोग्य, और जो रोग है इनको नष्ट करने वाला है, इनकी प्राप्ति में बाधक है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि श्लोक को हमें समझना कैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एकमात्र रोग से प्रभावित हो जाते हैं। जब छोटी मोटी कोई व्याधि होती है तब हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे प्रभावित होंगे। किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, थोड़ा सा ज्वर हो गया, लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा और बड़े रूप में देखें, किसी रोगी को कैंसर हो गया, किसी को हृदय रोग हो गया, किसी को रीनल फेलियर हो गया, ऐसी व्याधियां जिनके संबंध में आज भी मेडिकल साइंस को बहुत सोचना पड़ता है, वहां पर आप देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। फिर संहिता को अप्लाइड वे में समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि केवल चरक के श्लोक याद कर लेने से प्रैक्टिस हो जाएगी क्या, केवल श्लोक याद कर लेने से प्रैक्टिस हो जाएगी क्या, या केवल श्लोक को याद करने से काम चल जाएगा क्या। मैं एक सवाल करता हूं कि क्या बिना श्लोक पढ़े या बिना श्लोक याद किए या बिना श्लोक समझे आप आयुर्वेद में कुछ कर पाएंगे क्या। आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना है। आप चाहे संस्कृत में समझें, चाहे हिंदी में समझें, चाहे अंग्रेजी में समझें, चाहे उर्दू में समझें, भाव समझ में आना चाहिए। भाषा का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं। अगर आप भाव समझ पा रहे हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में समझें, आपके काम आना चाहिए उस चीज़ को। और मैं आपको बताना चाहूँगा संहिता पढ़ने के लिए 3 एस की और ज़रूरत होती है। सबसे पहले श्रद्धा है, फिर समर्पण है और फिर संस्कृत। श्रद्धा इसलिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सारे लोग, कई बार मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आमने सामने भी कई बार बात होती है, लोग बड़ी उपेक्षा की भावना से देखते हैं आयुर्वेद टेक्स्ट को कि अरे चरक तो हमको समझ में नहीं आई, सुश्रुत नहीं समझ में आई, इतना सब ऐसे वैसे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ एक बार समझने का प्रयास तो करिए। जब आपको एक भी सिद्धांत समझ में आ जाएगा, जो विद्वान लोग हैं वो मेरी बात का आशय समझ रहे हैं, मैं आप लोगों से जो बात आज कह रहा हूँ वो पूरे खुले मन से कह रहा हूँ। तो अगर हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को हम जान नहीं पा रहे हैं, फिर उसको इग्नोर करें तो ये अच्छी बात नहीं है।
एक बार हम जान लें, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाए कि ये जो सिद्धांत लिखा ये गलत है, तो हम उसको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ रखें। हो सकता है कुछ संदर्भ ऐसे आए हैं जो वर्तमान समय में पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं, तो उनकी बात मैं खुद भी नहीं करूँगा, लेकिन जो स्वीकार्य हैं, जो त्रिकाल में सत्य हैं और जिनके परिणाम सामने हैं, उनके बारे में निग्लिजेंस या इग्नोरेंस तो अच्छी बात नहीं। तो पहला श्रद्धा चाहिए। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले हमारे टेक्स्ट पे हमारा भरोसा हो कि जितना ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बाकी जितनी संहिताएं हैं, इनमें जो बातें लिखी हैं, इससे कुछ किया जा सकता है। फिर उसके बाद समर्पण है आयुर्वेद के प्रति। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे दवा बनाने वाले लोग हों, वो चाहे पढ़ने वाले लोग हों, वो चाहे पढ़ाने वाले लोग हों, वो चाहे प्रैक्टिस करने वाले लोग हों, और वो चाहे रिसर्च करने वाले लोग हों, या आयुर्वेद के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और भी जो क्षेत्र हैं आयुर्वेद के, उनमें काम करने वाले लोग हैं, उनका समर्पण होना चाहिए अपनी साइंस के प्रति। स्वार्थी होना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, ठीक है, लेकिन जिस शास्त्र में, जिस साइंस में, जिस प्रोफेशन से हमारा जीवन चलना है, उसके प्रति हमें पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। तो श्रद्धा चाहिए शास्त्र पढ़ने के लिए, समर्पण चाहिए अपनी साइंस को, अपनी ब्रांच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ईमानदारी से डिस्कशन करने के लिए, और उसके फैक्ट्स। आज की डेट में एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की ज़रूरत है, और एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद के लिए आपको शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपको शास्त्र ज्ञान होगा तभी आप प्रयोग ज्ञान कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केवल प्रयोग ज्ञान से काम चल जाता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत का एक कथन है कि जो व्यक्ति केवल शास्त्र को जानता है या केवल प्रयोग को जानता है, उसकी स्थिति एक पंखे वाली चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक पंख वाला जो चिड़िया होगी, जो पक्षी होगा, वो न तो उड़ पाएगा न चल पाएगा। उसी तरह से जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि आयुर्वेद में केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता, किताबी ज्ञान रखिए, उसके साथ प्रयोग करिए ना। किसने मना किया है? और ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम सिद्धांत का ही प्रयोग करना है, बहुत छोटे छोटे सिद्धांत हैं। जब मैं फाइनल ईयर में था, मैंने गुड़ हरितकी के बारे में पढ़ा था। तो पांडु में भी दे सकते हैं, कामला में भी दे सकते हैं, दूसरे रोगों में भी दे सकते हैं। मेरे कॉलेज के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, उनकी बेटी को कामला हो गया, तो मैंने सोचा इनको बहुत सारे योग लिखेंगे, समस्याएं होंगी, क्या करें। तो क्यों ना क्योंकि फाइनल ईयर में थे, तुरंत का पढ़ा था, तो मैंने उनको कहा आप एक काम करिए, 100 ग्राम हरितकी चूर्ण ले आइए, उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम आप गुड़ मिला लीजिए, और रोज़ सुबह 2 चम्मच दीजिए शहद के साथ मिलाकर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बढ़िया रिजल्ट मिला उनको कि उनका सीरम बिलीरुबिन नॉर्मल हो गया कुछ ही दिनों में। और मुझे लगता है 10-15 दिन उन्होंने लगातार लिया था और पूरी तरह से सुधार हो गया। एक अकेली औषधि को हम कितने अनुपान के साथ, कितने तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये तभी हमें आएगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। कई बार देखता हूँ मैं, लोगों में आपस में ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको शास्त्र का मर्म पता ही नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत किसी को किसी एक अंग का ज्ञान हो गया तो षड्विध एक दैसिक का वर्णन है चरक सूत्र 30वें अध्याय में कि 6 प्रकार के वैद्य हैं जिनको एक एक बातें पता है, बस शास्त्र का कोई एक हिस्सा पता है, उसी पर लोग बात करते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र कोई एक हिस्सा नहीं है उसका। मैं किसी को आज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब आत्ममूल्यांकन और आत्मावलोकन की बात। तो श्रद्धा की बात की, समर्पण की बात की, और संस्कृत की बात की। देखिए, मदर टंग है, कितना भी कर लीजिए शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र पूरा संस्कृत भाषा में। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो ट्रांसलेट होके लैंग्वेज चेंज होती है तो उसका भाव बदल जाता है। जैसा मैंने कहा कि आपको भले ही मूल रूप में हो सकता है पढ़ने में कठिनाई आए, लेकिन अगर आपको भाव समझ में आ गया, और भाव कैसे समझ में आया, या तो आप खुद इतने पढ़ने वाले हो या आपको कोई वो समझाने वाला व्यक्ति हो। तो श्रद्धा, समर्पण और संस्कृत चाहिए संहिता पढ़ने के लिए। फिर बात करते हैं सिद्धांतों की। तो अभी जो कुछ भी हम फेस करते हैं आयुर्वेद में, तो 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक प्रॉब्लम है आयुर्वेद एजुकेशन की, और दूसरी प्रॉब्लम है आयुर्वेद प्रैक्टिस की। दोनों की मैचिंग नहीं बन पा रही। मैं ऐसा समझता हूं कि जो आयुर्वेद एजुकेशन की समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, अगर उनको सॉल्व कर दिया जाए, उनमें कुछ सुधार कर दिया जाए, तो जो आयुर्वेद प्रैक्टिस की
समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। जो शास्त्र पढ़ने की बात है, जो संहिताएं पढ़ने की बात है, उस पर भी चरक संहिता। जब हम एक सूत्र पढ़ते हैं कि निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तु वाग भट्ट शारीरे सुतो श्रेष्ठ चरक तु चिकित्सते। चिकित्सा की जब बात आती तो ये माना जाता है ऐसा कि चरक संहिता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद एकमात्र ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर पे ध्यान देती है। कोई भी रोग उत्पन्न ही ना हो उसके लिए प्रयास करना है। हो गया तब तो ट्रीटमेंट सभी करेंगे जिनके पास जो व्यवस्था है, लेकिन रोग उत्पन्न ही ना हो, तो चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के रोग की संकल्पना को रोकने का जो प्रयास है वो आयुर्वेद में। और उस पर भी चरक संहिता की बात करेंगे तो ये तो हेल्थ के लिए एक धर्म ग्रंथ है। स्वास्थ्य का अगर धर्म ग्रंथ की बात करें मेडिकल साइंस की तो वो चरक संहिता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसका सिद्धांत आपको सिर्फ और सिर्फ चरक संहिता में मिलेगा। बाकी संहिताएं भी अनुकरणीय हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल चरक संहिता की, लेकिन अगर एक ग्रंथ को टारगेट करें आप तो चरक संहिता में आपके जीवन के सारे प्रश्नों का जवाब है। अब बात करते हैं कि आचार्य ने पहले ही अध्याय में लिख दिया कि पुरुषम पुरुषम विचिकित्सा गेव भिषक उत्तम। तो कभी कोई औषधि की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का परीक्षण करना है, हर व्यक्ति की अलग डायग्नोसिस होगी। पूरा श्लोक इस तरह से है, पहले अध्याय में आप लोग अवलोकन करेंगे। योग माशाम तो यो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम विचिकित्सा गेयो भिषक उत्तम। ऐसे ही जब स्नेह कल्पना की बात आई तो वहां भी तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति आचार्य ने कहा है। जब पंचकसाय कल्पना की बात की उन्होंने कहा कि जो पंचकसाय कल्पना है वो व्याधि आतुर बलापेक्षणी है, वो सभी के लिए एक साथ उपयोगी नहीं होती, हर व्यक्ति के लिए अलग होगी, उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसकी व्याधि के हिसाब से। तो शास्त्र को अप्लाइड वे में समझना बहुत जरूरी है। पूरा ना समझ पाए, जितना समझ में आए उतने का ही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा शास्त्र है हमारा। उसके बाद 5वें अध्याय में जब आते हैं मात्रा स्थिति अध्याय में, तो वहां पर बैलेंस डाइट की बात। जब बैलेंस डाइट की बात आती है तो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की बात आती है। और हमें मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स के डिब्बे जो टीवी में एड में आता है वो हमें दिख जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ से। तो क्या सिर्फ बैलेंस डाइट वही है? अगर आचार्य ने कहा दिया कि सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम, तो जब हम षड रस युक्त आहार की बात करते हैं, सभी रसों का सेवन करेंगे तो उसमें बैलेंस डाइट हमको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें केवल अगले व्यक्ति को ये सजेस्ट करना है कि आपको मीठा भी खाना है, आपको खट्टा भी खाना है, आपको कड़वा भी खाना है, आपको तिक्त रस वाली चीज़ें भी खानी है, कसैला भी खाना है। और ये बॉडी की टेंडेंसी है कि जितना मधुर रस लेगा उतना कटु नहीं लेगा व्यक्ति, उतना लवण नहीं लेगा, उतना कसाय नहीं लेगा। जिस रस की जितनी आवश्यकता है शरीर उतना ही ग्रहण करता है। हाँ, हम अपने प्रमादवश एक रस का ज़्यादा सेवन करें तो वो बात अलग है। तो आचार्य ने कह दिया एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कारणम, माल न्यूट्रिशन की बात हो जाती है वहाँ पर। जब सर्व रसाभ्यासो करेंगे तो वहाँ पर बैलेंस डाइट होती है। और जब एक रस का अभ्यास करते हैं तो वहाँ पर वो माल न्यूट्रिशन होता है। आप केवल मधुर का सेवन करके देख लीजिए, बहुत सारे संदर्पण जन्य विकार हो जाएंगे। मधुर के साथ अम्ल लवण का सेवन कर लीजिए तो भी इसी तरह के रोग होंगे। कुछ लोग होते हैं जो कटु रस का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको उस तरह की व्याधियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर सभी रसों का सेवन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसी बात को मात्रा स्थिति अध्याय में और क्लियर किया आचार्य ने। वहाँ तो उन्होंने कह दिया सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम, लेकिन मात्रा स्थिति का जो 12वां श्लोक है वहाँ पर आचार्य ने लिखा कि षष्टिकांत साली मुद्गांश्च सैंधव आम्लके यवान आंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधु च अभ्यसेत। आप देखिए षष्टिक साली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मधुर रस है इसमें। मुद्ग बताया उन्होंने, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सैंधव लवण बताया, सबके रस आप देखते जाइए, वो सोर्स ऑफ मिनरल्स और लवण रस तो है। आमलक बताया, सभी रस हैं लवण छोड़कर। और सोर्स ऑफ विटामिन सी आज की डेट में एंटीऑक्सीडेंट, और वहाँ पर वय स्थापना नाम भी कह दिया आचार्य ने। आमलकी के बारे में बहुत सारी बातें आई। यह बताया आहार में एक्सेस स्नेह न बढ़े, स्नेह प्रतिषेध के रूप में वहाँ पर जौ का सेवन बताया। और आप जब प्रमेह की चिकित्सा पढ़ेंगे तो सब जगह लिखा यौ प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, यानी अगर रेगुलर आप यौ का प्रयोग करें तो वो आपके लिए पथ्य आहार। तो षष्टिकांत साले मुद्गांश्च सैंधव आम्लके यवान। फिर अंतरिक्षम, प्योर वाटर की बात की।
क्योंकि उस जमाने में आरओ नहीं था। अभी हम आरओ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके भी दुष्प्रभाव आने हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ है उसको मानव बुद्धि फिल्टर नहीं कर सकती, इंस्ट्रूमेंट फिल्टर नहीं कर सकते हैं उसको। अगर करेंगे तो हो सकता है कुछ जगह देश काल परिस्थिति के अनुसार उपयोगी हो सकता है। ऐसी जगह जहाँ पर पॉल्यूटेड वाटर है वहाँ पर आरओ काम कर सकता है, हार्ड वाटर है कर सकता है, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर वाटर है वहाँ क्या ज़रूरत है उसकी। तो हम लोग मूल से भटकते जा रहे हैं ना। ये शास्त्र जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि जल में जो संगठन होता है प्राकृतिक रूप से, पंचभौतिक रूप से, वो बिल्कुल अलग होता है। उसको आरओ नहीं फिल्टर कर सकता, और जो फिल्टर करेगा तो बहुत सारे उपयोगी द्रव्य भी उसमें से निकल जाएंगे। आप सब जानते हैं इस संबंध में, कई बार इस तरह के रिसर्चेज आ रहे हैं कि आरओ हेल्पफुल नहीं है। तो पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई आंतरिक्षम। फिर पयः बताया, दूध का सेवन बताया आचार्य ने। सभी विटामिन, सभी मिनरल्स, सभी प्रोटीन, जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो आपको दूध से मिलती हैं। और अगर सिर्फ आयुर्वेद में दुग्ध लिखा है तो वहाँ पर हमें गोदुग्ध से ही उसका आशय लेना। आंतरिक्षम पयः। सर्पी बताया, घृत बताया। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो हल्ला मचाने लगती घी का नाम सुन के, फैट फैट फैट। अगर गोघृत का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। अंतरिक्षम, फिर पयः, फिर सर्पी। जांगलम, तो उदाहरण के लिए आचार्य ने बताया कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जांगल मांस या मांस रस का अभ्यास कर सकते हैं। फिर मधु बताया, शहद का प्रयोग बताया नित्य प्रति करने के लिए। च अभ्यसेत। अभ्यसेत शब्द का मतलब ये है जिसको हमें निरंतर प्रयास करना है। जब आप परादि गुण पढ़ते हैं वहाँ आखिरी गुण है अभ्यास, तो वहाँ पे लिखा है भावाभ्यसनम अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। ऐसा भाव जिसका नित्य प्रति सेवन किया जाए वही अभ्यास, शीलन और सतत क्रिया उसके पर्याय। तो षष्टिकांत साल मुद्गाश्च सैंधव आम्लकेयवान आंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधुचा अभ्यसेत। पूरे 6 रस हैं इसमें। फिर आचार्य को लगा कि भविष्य में आने वाले समय में ऐसा प्रश्न आ जाए कि भाई आज तो षष्टिक साली नहीं मिल रहा है, आज सैंधव लवण नहीं मिल रहा है, आज ये नहीं मिल रहा है, लोग बहाना बनाने लगेंगे, तो क्या करना है। आप जो इसके आगे का 13 नंबर सूत्र है उसको अवलोकन करेंगे तो आचार्य ने वहां पर फिर लिख दिया कि तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य में अनुवर्तते अजाता नाम विकारा नाम अनुत्पत्ति कर्म च। और भी वो पदार्थ नित्यम प्रयुंजित, उनका नित्य प्रति सेवन कर लेना है, कर सकते हैं, जिनके की स्वास्थ्य का अनुवर्तन बना रहे और जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न ना हो। ये शास्त्र हमारा कहता है। और वहीं पर आचार्य ने कहा तीसरे सूत्र में कि मात्रासी स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्निबलापेक्षिणी। तो मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए, क्योंकि आहार की जो मात्रा है वो अग्निबल की अपेक्षा करती है। ये भी हमको प्रयोग में रखना है। आज जो हिपैटिक डिसऑर्डर, लीवर ट्रीटमेंट, जो लीवर की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं वो क्या है, जब हम जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि इनका ध्यान नहीं रखते हैं और अपत्य आहार का सेवन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुरु आहार का सेवन करते रहते हो, तो एक समय जो भूताग्नि और धात्वाग्नि का अधिष्ठान आपका जो लीवर है, यकृत है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर मात्रा पूर्वक आहार करेंगे, उसके साथ क्या अनुपान लेना है मैं आपको बताऊंगा कि जब स्नेह का सेवन आचार्य ने बताया तो उसके साथ अनुपान बताया उन्होंने। जलम उष्णम घृते पेयम। अगर घृत वाली चीज़ या घृत पान करते हैं तो उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारी जो खाने पीने की परंपरा है उसमें हम आहार तो गुरु लेते हैं, उष्ण लेते हैं, लेकिन अनुपान के रूप में जो जल का सेवन करते हैं वो शीत करते हैं। उतना ही उष्ण आहार और उतना ही शीत उसका अनुपान, उतना ही शीतल, तो समस्याएं होती हैं। तो जलम उष्णम घृते पेयम यूसस तैले अनुशस्यते। अगर तेल वाली चीज़ का सेवन करें, तेल पान करें, तो वहाँ पर यूस का सेवन करें। वसा मज्जोस्तु मंडा स्यात्। वसा और मज्जा का सेवन करने के बाद मंड का सेवन करना है। और कुछ न मिले तो सर्वेश उष्णम अथाम्बुआ। कोई भी स्नेह पदार्थ या स्नेह का सेवन करें तो वहाँ पर उष्ण जल का सेवन आचार्य ने बताया। तो ये हमारा सिद्धांत है। फिर उन्होंने बताया कि पथ्य का सिद्धांत बताया जब आचार्य ने चरक सूत्र 25 में कि पथ्यम पथो अनपेतम यच्च उक्तम मनसः प्रियम यच्च अप्रियम अपथ्यम च तत् नियतम न लक्ष्य। पथ्य और अपथ्य की परिभाषा बताई आचार्य ने। तो उन्होंने कहा कि जो मन के लिए और स्रोतों के लिए हितकारी हो, मन को प्रिय लगे और स्रोतों के लिए हितकारी हो, वो पथ्य है। जो इसके विपरीत है वो अपथ्य। आचार्य ने कहा तत् नियतम न लक्ष्य। ये फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल से चेंज होता रहता है, इंटरचेंज हो जाता है। कैसे? मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम। मात्रा के आधार पर, काल के हिसाब से,
क्रिया के हिसाब से भूमि, देह और दोष के अंतर से जो पथ्य है वो अपथ्य में और अपत्य पथ्य में बदल जाता है। कैसे? सबसे पहले मात्रा बताई आचार्य ने। स्वरस की मात्रा बताई गई कि इतना लेना है, इसको 10 ml, इसको 20 ml, इसको 50 ml। आप गिलास भर के पिएंगे तो क्या होगा? जो अभी पथ्य था मात्रा पूर्वक लेने पर वही अपथ्य हो गया। आहार स्वयं अपथ्य हो जाएगा अगर आप सामान्य मात्रा से अधिक ले लेंगे तो। काल, उष्ण काल चल रहा है और जो शीतल आहार द्रव्य का सेवन करना है, आहार विहार का सेवन करना है, उसकी जगह आप उष्ण करेंगे तो वो भी विरुद्ध हो जाएगा, वो भी अपथ्य में बदल जाएगा। जो जम्मू कश्मीर में जिस समय पथ्य होता है वही राजस्थान में उस समय अपथ्य होता है। तो काल का इतना प्रभाव है। क्रिया, किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोसीजर, किस तरह की चीजें ऑप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना है। भूमि के हिसाब से भी देखना है, देह के हिसाब से भी देखना है कि उसकी प्रकृति किस तरह की है। वातज प्रकृति का इंसान है, व्यक्ति है, तो उसको उस तरह की औषधियां नहीं देनी। दोष के हिसाब से देखना है कि वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्तवर्धक आहार का अगर सेवन करेगा तो अपथ्य हो जाएगा उसके लिए। तो ये सारे सिद्धांत, ये सारी चीजें शास्त्र में बताई गई। फिर एक समस्या और आती है, अनुक्त व्याधियों का कैसे करेंगे हम, कैसे निदान करेंगे, कैसे उनको समझेंगे, उनकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये भी शास्त्र में बताया गया। जैसे एक बहुत बड़ी महामारी अभी चल रही है, पूरा संसार त्रस्त है उससे, तो उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका अनुक्त व्याधि से भी आप संदर्भ निकाल सकते हैं और उसका जनपदोध्वंस से भी संदर्भ निकाल सकते हैं, और उसका स्वभाव परमवाद से भी सिद्धांत निकलेगा। जो व्याधि अभी चल रही है पूरे संसार में महामारी के रूप में, तो अनुक्त व्याधि का कैसे करेंगे। जब से मैं आयुर्वेद की फील्ड में आया हूँ पिछले 17-18 साल से, तो हमेशा एक सवाल आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है कि आयुर्वेद में इस व्याधि का कोई वर्णन है क्या। अभी जो व्याधि चल रही है उसके बारे में भी लोग सवाल करेंगे, आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है क्या। अभी तो रिसर्च होने लगा, लेकिन शुरू में लोगों ने कह दिया कि आयुर्वेद और योग में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब उसी पे ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी मेडिकल साइंस में उसका संदर्भ ही नहीं है, उनके पास भी तो नहीं। लेकिन जो आयुर्वेद की डायग्नोसिस की पद्धति है, जो सिद्धांत है, उस पर वो सब चीज़ें रूल आउट हो जाती। तो जब 18वें अध्याय में आप जाएंगे, वहाँ 44 नंबर का जो कोटेशन है वहाँ पे लिखा है आचार्य ने कि विकारा नाम अकुशलो न जृयात कदाचन न ही सर्व विकारा नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। आचार्य ने कहा कि अगर आप कभी नाम ना रख पाएं किसी डिजीज का, तो वहाँ पर आपको हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि सभी विकारों का नामकरण कर पाना संभव नहीं है। भविष्य में और भी बहुत सारी व्याधियां आएंगी, कितने का नाम पहले आप लिख सकते हैं, तो उस समय क्या करेंगे आप। तो आचार्य ने वहां पर फिर लिखा कि आपको तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी च समुत्थान विशेषांच बुद्ध्वा कर्म समाचरित। तो वहां पर आपको विकार की प्रकृति देखनी है, नेचर ऑफ द डिजीज, किस तरह का व्याधि है, वो मृदु है, दारुण है, किस तरह की है, चिरकारी है, आसुकारी है, किस तरह की है। तो वहां पर सबसे पहले आप विकार की प्रकृति देखेंगे, फिर अधिष्ठान देखेंगे, साइट ऑफ द डिजीज। देखिए जो ये महामारी है, इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्शन पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। और समुत्थान विशेषांच, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती, इसका कारण है। ठीक है, जीवाणु विषाणु आप परिभाषा के रूप में कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो यही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली व्याधि। और आचार्य सुश्रुत ने जो कुष्ठ निदान अध्याय है, उसके अंतिम 2 श्लोकों में प्रसंगात गात संस्पर्शात जो सूत्र लिखा उन्होंने, निःश्वासात् सह भोजनात् सशय्यासनाच्च वस्त्र माल्य अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वरस्य शोषश्च नेत्राभिसंदेव। आचार्य ने वहाँ पर बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट से कौन कौन सी व्याधियाँ फैलती हैं। तो वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में भले ही 5 लिखी हैं, लेकिन हमको उससे दूसरे का भी संदर्भ ग्रहण करना है। तो शास्त्र में तो सब कुछ बताया है, हमें समझना है। जब उन्होंने अनुक्त व्याधि के संदर्भ में 18वें अध्याय में बताया सूत्र स्थान के, तो उसके पहले एक सूत्र में उन्होंने कहा तयवेव अपरिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति। व्याधियां अपरिसंख्य हो सकती हैं, किस आधार पर। रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। रुजा जो टाइप ऑफ जो भी उसमें पीड़ा होती, जो कष्ट होता है, रुजा वर्ण समुत्थान कारण के आधार पर, तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं डिजीज के, है ना। तो शास्त्र को जब अप्लाइड वे में पढ़ेंगे तो हमें उसका दूसरा मतलब नहीं तो श्लोक पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, आगे निकल जाएंगे, जैसा अमूमन होता रहता है।
तो ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे के मर्म को समझना है। मैं आपको बताऊं कि शास्त्र कितना प्रैक्टिकल है। आप सबने पढ़ा हुआ है कि जब गर्भिणी स्त्री में आर्तव की ऊर्ध्वगति हो जाती है तो गर्भ का पोषण होता है और स्तन्य का निर्माण होता है। शारीर स्थान में आप सबने पढ़ रखा है। आज से 12 साल पहले 13 साल पहले मेरे पास एक केस मिला, मुझे गैलेक्टोरिया का केस मिला। अगर अनप्रेग्नेंट वुमेन में गैलेक्टोरिया मिल रहा है तो उसके काजेज अगर आप रूल आउट करेंगे मॉडर्न से, तो पिट्यूटरी में ट्यूमर होगा तब मिलेगा, एडिनोमा होगा पिट्यूटरी में तो आपको गैलेक्टोरिया मिलेगा। या मेडिसिन में डोमपेरिडोन कोई लंबे समय से ले रहा है तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट है, गैलेक्टोरिया मिलेगा उसमें। तो अगर जो प्रेग्नेंट नहीं है लेडी और उसके अंदर गैलेक्टोरिया मिल रहा है, सीरम प्रोलैक्टिन खूब बढ़ा हुआ है, अब आयुर्वेद के हिसाब से इसको क्या सोचेंगे आप? इस प्रश्न का जवाब खोजने में मुझे 10 साल लगे। ऐसे गुरु के पास पहुंचा मैं, उनसे मैंने ये सवाल किया। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर जब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ओपिनियन लिया गया तो उन्होंने कहा कि आप जो दवाइयाँ इनकी चल रही हैं उनको बंद करवाइए, डोमपेरिडोन या इसका रिएक्शन भी हो सकता है। एमडी मेडिसिन ने डायग्नोस किया कि सीटी स्कैन करवाया जाए, इसमें एडिनोमा होगा पिट्यूटरी में। एमडी मेडिसिन की डायग्नोसिस थी। गायनेकोलॉजिस्ट ने यूएसजी करवाया, पेल्विक यूएसजी करवाया तो प्रेगनेंसी नहीं निकली। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये दवाइयाँ बंद कर देनी है और वेट करना है, और सीरम प्रोलैक्टिन के 3 सैंपल आधे आधे घंटे पे लेना, क्योंकि उसकी एक पल्स चलती है, उसके हिसाब से उसका सिक्रेशन होता है। एक सामान्य से वैद्य जी के पास जाया गया तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी मूंगफली भिगो देनी और उसको सुबह खाली पेट पानी हटा के और मूंगफली धुल के उसको खाना है, हफ्ते भर या 10 दिन खाना है, ऐसा बताया उन्होंने। डोमपेरिडोन का इंटेक खत्म हो गया, सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगले दिन से ही जो सिम्टम्स थे वो डाउन होने लगे और 10 दिन 12 दिन में पूरी तरह से वो पेशेंट नॉर्मल हो गया, गैलेक्टोरिया पूरी तरह से बंद हो गया, है ना। जो ऑर्गन्स का साइज बढ़ा हुआ था सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण, वो भी नॉर्मल शेप एंड साइज में आने लगा। तो जब उन गुरुजन से मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कि ऐसा क्या है कि एक मुट्ठी मूंगफली भिगो के खाने से सीरम प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाएगा, गैलेक्टोरिया हुआ क्यों और फिर ठीक क्यों हुआ। तो गुरुजी ने बताया कि जो आर्तव है, आपने पढ़ा होगा शारीर स्थान में, उसकी ऊर्ध्वगति से स्तन्य का निर्माण होता है। मैंने कहा हाँ गुरुजी ऐसा होता है। बोले जब आपने मूंगफली का सेवन कराया रोगी को, मूंगफली एकमात्र ऐसी तिलहन है, मतलब तेल वाली फसल है जो जमीन के नीचे, इसलिए उसका ग्राउंड नट नाम ही। जब उसका सेवन किया गया, उष्णवीर्य भी, आर्तव क्षय की चिकित्सा में जब आप सुश्रुत में पढ़ेंगे, सुश्रुत सूत्र 15 में, तो वहां पर उष्णवीर्य वाले द्रव्यों का वहां पर प्रयोग बताया है आर्तव क्षय की चिकित्सा में। बोले ये उष्ण भी होती है, और जब इसका सेवन कराते हैं तो अधो गुरुत्व के कारण वो आर्तव को अनुलोम कर दिया उसने, और जब आर्तव की अनुलोम गति हो गई तो गैलेक्टोरिया के जो साइन सिम्टम थे वो खत्म हो गए, सीरम प्रोलैक्टिन अपने आप नॉर्मल होने लगा। तो आप में से जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या बाद में लाइव देखेंगे, इस सिद्धांत के बारे में सोचिएगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सिद्धांत है, ये शास्त्र है, इस तरह से हमें शास्त्र को समझना होगा कि गैलेक्टोरिया का रिलेशन आर्तव की ऊर्ध्वगति से था वहां पर, और मूंगफली से उसका ये ट्रीटमेंट होगा। वैद्य जी घरेलू नुस्खों से इलाज करते थे, उन्होंने बता दिया था कि एक मुट्ठी, अपने मुट्ठी से, अपने शास्त्र में जो भी ये प्रमाण बताए गए हैं वो स्वयं रोगी के शरीर के प्रमाण से बताए गए हैं कि मुट्ठी मतलब अपनी मुट्ठी का प्रयोग करना है, अंगुली प्रमाण अपने अंगुली से करना है, इस तरह से। तो ये हमें समझना है। फिर शास्त्र में अष्टविध आहार विशेषायतन बताए। आज की जो व्याधियां हो रही हैं, हम लोग कह रहे हैं कि 21st जो सेंचुरी है इसमें लाइफ स्टाइल जनरेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल जनरेटेड डिसऑर्डर में क्या हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एरा चल रहा था, ये तो बीच में एक कम्युनिकेबल महामारी आ गई, तो वो आहार और विहार से ही रिलेटेड है।
तो जहाँ उन्होंने मात्रा स्थिति अध्याय बताया, उसके बाद ऋतुचर्या का सभी शास्त्रों में, सभी संहिताओं में वर्णन, उसका वर्णन किया आचार्य ने। फिर उन्होंने अष्टविध आहार विशेष आयतन बताए कि आहार का सेवन करना है तो उसके बेसिक 8 कंपोनेंट है ना, जो आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकृति है, संस्कार है, देश है, मात्रा है, राशि है, सारी चीजें आपने पढ़ी, उसका वर्णन किया उन्होंने विमान स्थान में अलग से फिर से किया। और उसके आगे जहाँ अष्टविध आहार विशेषायतन तो हम सभी को पता है, उसके आगे आचार्य ने लिखा है कि भोजन के पूरे गुण प्राप्त करने के लिए कुछ भोजन करने के नियम है, जहाँ उन्होंने लिखा है उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, मात्रावद अस्नियात, जीर्णे अस्नियात, वीर अविरुद्धम अस्नियात, इष्टे देशे अस्नियात, है ना, इष्ट सर्वोकरणम अस्नियात, अहसन अजल्पन तन्मना भुंजित आत्मानम च समीच सम्यक, ऐसा लिखा हुआ है। अष्टविध आहार विशेषायतन के बाद जो चरक विमान पहला अध्याय है, रस विमान अध्याय, कि गर्म खाना खाना चाहिए। आप विचार करें कितने लोग हैं ऐसे जो उष्णम अस्नियात का पालन करना चाहिए। स्निग्धम अस्नियात, दूध घी के साथ स्निग्ध आहार, उन्हें बहुत रुच्च आहार नहीं लेना है। मात्रावद अस्नियात, बहुत बड़ा प्रश्न है, हम वैद्यों के ऊपर भी लागू होता है ये, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं। और जीर्णे अस्नियात, पहले खाया हुआ भोजन पच जाए उसके बाद दूसरा भोजन करना है। अभी कार्डियक डिसऑर्डर्स में रस धातु की विकृति होती है, वो सिर्फ इसीलिए होती है, आज की डेट में अध्ययन किया जा रहा है। और जब चरक चिकित्सा त्रिमर्मी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हृदय रोग के निदान में अध्ययन शब्द आया है। और जिस तरह से हमारा पैटर्न है भोजन करने का, उसमें बहुत सारे लोग अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए संतर्पण जन्य व्याधियाँ भी हो रही, आम जनित व्याधियाँ भी हो रही है ना। वीर अविरुद्धम अस्नियात, आज की सोसाइटी, आज के समय में, आज के युग में वीर विरुद्ध पर तो विचार ही नहीं किया जा रहा है। खाते पीते समय एक भी फ्रूट से कैसा नहीं है जो वीर विरुद्ध ना हो या संयोग विरुद्ध ना हो। अगर आप किसी अम्ल द्रव्य के साथ दूध मिलाएंगे तो वो तो विरुद्ध हो ही जाएगा, तो फिर विरुद्ध आहार जनित विकार भी तो होंगे, इसका भी विचार करना चाहिए। बहुत सारी स्किन डिजीजेज में वीर विरुद्ध आहार का रोल होता है ना। और उन्होंने लिखा है इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम, और जो जब विरुद्ध आहार बताया आचार्य ने सूत्र स्थान में, तो वहां उन्होंने बताया कि जो भोजन एकांत में नहीं किया जाता वो विधि विरुद्ध होता है। और अजल्पन अहसन तन्वना भुंजित, आज के समय में कितना चैलेंजिंग है ये, बिना बोले बिना हंसे और मन लगाकर। हम सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि एक तरफ मोबाइल रखते हैं, दूसरे तरफ भोजन की थाली रखते हैं, व्हाट्सएप देखते हुए भोजन करते हैं, थाली में क्या है क्या नहीं है उससे हमारा मतलब ही नहीं होता। तो शास्त्र को अप्लाई करना है, सिद्धांत हमें पढ़ना है, रोगी को और जन सामान्य को उनकी भाषा में समझाना कि आपको इस तरह से करना है। नहीं तो कौन ओवरडोज में भोजन ले रहा है, मात्रा से ज़्यादा हो जा रहा है, विरुद्ध खा रहा है, किस समय पर खा रहा है, ये सारी समस्याओं का, सारे रोगों का कारण है। और हृदय रोग में इसका बड़ा महत्व है। जिस तरह से आहार आज की डेट में लिया जा रहा है, प्रमेह रोग होने का कारण और हृदय रोग में अगर बात करेंगे आप, तो इस सब की डायग्नोसिस यहाँ से निकल आएगी कि आहार इस तरह लेना है ना। और इन सब चीज़ों का हमें विचार करना है। फिर आचार्य ने इंद्रिय स्थान का वर्णन किया है चिकित्सा स्थान के पहले। वो इसीलिए किया है कि तब भी इमरजेंसी की प्रॉब्लम्स होती थी, आज भी इमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है। कि एक वैद्य को किस रोग का ट्रीटमेंट करना है वो जानने से ज़्यादा आवश्यक है किस रोग या रोगी का ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपयश के भागी बनेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस कुछ मामले में बहुत आगे, लेकिन जो रोगी असाध्य होता है या जिसमें अरिष्ट लक्षण है उसका जीवन वो भी नहीं बचा पाते। तो इसलिए इंद्रिय स्थान का यहाँ पर जो एप्लीकेबिलिटी है, जो अप्लाइड वे में इसका महत्व है, वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस रोगी को हमें चिकित्सा करनी, किसको नहीं करनी, है ना। उसके बाद चिकित्सा स्थान जब आचार्य ने शुरू किया तो चिकित्सा स्थान में भी पहले रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया, क्योंकि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये हमारे 2 एम्स और ऑब्जेक्टिव एम्स। तो पहले स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे उसका इंतजाम किया, उसके बाद जब रोगी हो जाएगा तो ट्रीटमेंट की बात की उन्होंने। आज के लाइव सेशन के बाद एक सेशन हम लेंगे और जिसमें हम चिकित्सा सिद्धांतों पर बात करेंगे, चिकित्सा सूत्र पर बात करेंगे और जो कुछ विशिष्ट योग बताए गए हैं उन पर बात करेंगे। इसको अप्लाइड वे में कैसे समझना है, कहाँ पे संशोधन लिखा है, कहाँ पे संशोधन के बाद संतर्पण लिखा है और किस तरह से उसको समझना है।
तो इन सब चीज़ों का हमें शास्त्र में विचार करना है और अप्लाइड वे में इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि डूइंग इज द बेटर वे ऑफ नोइंग। आपको शास्त्र पढ़ना है और उसका प्रयोग करना है। जब करेंगे तो ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। और जो पढ़ने का सिद्धांत है, जो अप्लीकेबल साइंस है, ये उसमें अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा बताया गया। और आयुर्वेद को गुरु शिष्य परंपरा पर ही समझा जा सकता है, गुरुकुल परंपरा पर ही इसका विकास किया जा सकता है। आज के समय में जो आयुर्वेद अध्ययन की प्रक्रिया है वो विकृत रूप में है। उसको समय, कोर्स, सिलेबस और तमाम तरह की कागजी प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया। और जहाँ पे गुरुकुल परंपरा है, जहाँ पे सीखने सिखाने की परंपरा है, वहाँ पर आयुर्वेद विकसित हो रहा है और विकसित है। और जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल डिग्री बांटने की व्यवस्था है, वहाँ पर आज भी 5 वर्ष पढ़ने के बाद आयुर्वेद का जो विद्यार्थी है बाहर निकलकर वैद्य बोलने तक में संकोच करता है और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है उसको कि अब क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ें शास्त्र में बताई गई हैं। कल्प स्थान में बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं, किस तरह से औषधियों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, किस तरह से उसमें एडिशन किया जाए, एड ऑन किया जाए, या उसमें से कोई योग में कोई औषधि द्रव्य अलग करना है या मिलाना है, दोषों की स्थिति से उस तरह से कल्पना करना। हर जगह युक्तिक होने की बात कही गई है। और युक्ति क्या है? आचार्य चक्रपाणी ने उस पर लिखा कि या कल्पना यौकी साथ सातु युक्ति उच्यते। और उसको आगे करते हुए लिखा उन्होंने, युक्ति दोषादि अपेक्षा भेषजस्य समीचीन कल्पना। दोष की तुलना में औषध की सही कल्पना करना ही युक्ति है। तो आयुर्वेद का शास्त्र, उस पर भी चरक संहिता, बहुत सारी बातें चरक संहिता में ऐसी लिखी हैं जो हमें अपनी प्रैक्टिस की लाइन में तो उतारना ही है, अपने जीवन में भी उतारना है। आचार्य कहते हैं कि शस्त्र, शास्त्र और जल पात्र की अपेक्षा करते हैं गुण और दोष की प्रवृत्ति के लिए। इसलिए इनका प्रयोग करने के पहले अपनी बुद्धि का विशोधन करना चाहिए। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षणी अतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधे। तो चिकित्सा करने के पहले अपनी बुद्धि का विशोधन करना है, क्योंकि शस्त्र है, शास्त्र है और जल है, ये गुण और दोष के लिए पात्र की अपेक्षा करते हैं। शस्त्र किस व्यक्ति के हाथ में है, उससे शस्त्र का उपयोग या दुरुपयोग होगा तो शस्त्र का दोष नहीं है उसमें। ऐसे ही आयुर्वेद शास्त्र है कि कौन इसको पढ़ने के लिए अधिकारी है। चरक विमान 8 में लिखा आचार्य ने। सबसे पहले शास्त्र परीक्षा बताई उन्होंने, फिर आचार्य परीक्षा बताई, फिर शिष्य परीक्षा है, फिर अध्ययन अध्यापन विधि है वहाँ पर। तो ये भी आत्म मूल्यांकन का है कि हम वास्तव में इस शास्त्र के योग्य हैं कि नहीं है। किसी कारण से हमें इसको पढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन क्या हम उस रूप में इसको ले पा रहे हैं क्या, तो इसका भी ध्यान रखना है। और जितना भी इस शास्त्र में बताया गया है वो किसी भी रूप में बताया गया है, उसको हमें करना है। और एक थोड़ी सी समस्या आज की डेट में ये भी है कि जो कुछ स्वनामधन्य वैद्य लोग हैं जो किसी एक चीज़ का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और सोशल मीडिया और सब जगह उसको हाईलाइट करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप बड़ी बड़ी व्याधियों को ही क्यों हाईलाइट करते हैं? छोटी व्याधियों के भी ट्रीटमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। आयुर्वेद का विद्यार्थी जब वैद्य बनेगा तो ऐसा नहीं है कि वो केवल कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा, या वो केवल हार्ट डिजीज का करेगा, या केवल किडनी डिजीज का करेगा, या बड़ी बड़ी जो भी व्याधियां हैं जिनका नाम सुनते ही आदमी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसको सर्दी जुकाम का भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करना आना चाहिए, पेट दर्द का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करना आना चाहिए, ज्वर का भी ट्रीटमेंट आना चाहिए, अम्ल पित्त का भी ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। तो इस तरह की भी बातें होनी चाहिए कि छोटे छोटे ट्रीटमेंट हम कैसे आयुर्वेद से मैनेज करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे मैनेज करेंगे, उसको भी देखना है। तो आज के सेशन में हमने इंट्रोडक्टरी रखा इसको। इसके बाद हम एक सेशन और लेंगे, लाइव सेशन और लेंगे, जिसमें हम पूरी तरह से जो चरक चिकित्सा में, चिकित्सा स्थान में और कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में जो बातें की गई हैं उनके बारे में हम करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा और फिर विषय में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उतना। तो आप सभी के प्रश्न जो भी आए हैं मैं इनका अवलोकन करूंगा और यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि शास्त्र को अच्छे से पढ़ें। जो विद्यार्थी लोग मेरे साथ लाइव हैं उनसे मैं कहूँगा, और आप सबने मुझे प्रणाम किया, तमाम तरह के कमेंट लिखे, उसके लिए मैं आप सभी को एक साथ ही प्रणाम करके यहाँ से धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए।
और मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा सबसे कि आयुर्वेद में जो जिस भी लेवल पर, जिस भी स्टेज पर, जहाँ भी अपना योगदान दे रहे हैं वो अपना योगदान देते रहें। हर व्यक्ति एक जैसा ही काम नहीं कर सकता। सब लोग मिलकर अलग अलग ढंग से करेंगे, अलग अलग हिस्से संभालेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जो प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं वो प्रैक्टिस अच्छे से करें और दूसरे लोगों को प्रैक्टिशनर बनाएं, विशुद्ध आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर बनाएं। हो सकता है शुरुआत में ये गति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन आने वाले समय में 5 साल, 10 साल, 20 साल जब इसका क्वांटम इफेक्ट आएगा तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग। जो लोग औषध निर्माण में हैं वो भी इसी तरह कार्य करें और शास्त्रोक्त औषध निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जीवंत रखना है। पूरी तरह से मशीनीकरण नहीं करना है, क्योंकि जब पूरी तरह से हम मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे तो शास्त्र सम्मत जो उसके गुणधर्म हैं वो पूरी तरह से हमको नहीं मिल पाएंगे। और पूरे मनोयोग से पढ़ें। आपके हर प्रश्न का जवाब चरक संहिता में है, इसलिए चरक संहिता को जरूर पढ़ें और अप्लाइड वे में पढ़ें। और आप लोगों के जो भी प्रश्न आए हैं वो मैं उनका यथासमय जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज के सेशन में हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विश्व आयुर्वेदिक संगठन के लिए बहुत सारा साधुवाद कि उन्होंने ये लाइव सेशन अरेंज किया और मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति को यहाँ पर आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम।